नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और स्वागत करता हूं आपका राइट डायरेक्शन क्लासेस में। चलिए, जो आज की वीडियो है एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये पार्ट सेकंड में वीडियो मतलब ये वीडियो है इसका पार्ट सेकंड है। इस वीडियो में हम कुछ आसान से कुछ टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो का थर्ड पार्ट भी बनेगा। चलिए, पार्ट सेकंड में मैं बता देता हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में। रियल स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं आपको देखिए डेफिनेशन से बताऊंगा। आपको देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। स्ट्रॉन्ग एसिड नाम से ही पता लग रहा होगा, जो ये एसिड हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं एज़ कम्पेयर टू वीक एसिड। ठीक है, जैसे अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो एन एसिड विच कम्प्लीटली डिसोसिएट्स इनटू इट्स आयन इन अ एक्वा सॉल्यूशन, मतलब ऐसे एसिड्स जिनके आयंस जो होते हैं, ऐसे एसिड जिनके आयंस किसी भी एक्वा सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएट हो सकें। डिसोसिएट का मतलब जो होता है उसके आयंस अलग अलग हो सकें। देखिए यहाँ पर H+ आयन अलग हो रहा है और ये क्लोरीन का आयन जो है अलग हो रहा है। सो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं दोबारा से। स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे एसिड्स को कहा जाता है जो किसी एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, किसी भी एक्वा सॉल्यूशन के अंदर एसिड के जो आयन होते हैं वो कम्प्लीटली डिसोशिएट यानी 100% डिसोशिएट हो जाएं। ठीक है, 100% से कम नहीं, पूरा 100% इसके आयंस डिसोशिएट्स हो सकें। तो ऐसे एसिड्स को आप बोलेंगे ये जो एसिड हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl एसिड मैंने बताया, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जो सेकंड एसिड है आपका सल्फ्यूरिक एसिड और निट्रिक एसिड। ये जो एसिड होता है, इन एसिड का जो नेचर होता है रियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि इसके जो आयंस होते हैं वो किसी भी एक्वा सॉल्यूशन के अंदर पूरी तरह डिसोशिएट हो सकते हैं, कंप्लीटली डिसोशिएट्स हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में। स्ट्रॉन्ग एसिड आर कम्प्लीटली आयनाइजेज इन वाटर, मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड में बेसिकली जो एसिड के जो आयन्स होते हैं वो पूरी तरह आयनाइज हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी एक्वा सॉल्यूशन के अंदर। चलिए, सेकंड पॉइंट में मैंने बताया यहाँ पर प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस, क्योंकि आपको पता है एसिड्स के अंदर H+ आयन होते हैं। तो जो जितने भी एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयंस का उत्पन्न करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, सो सेकंड पॉइंट में मैंने आपको बताया। थर्ड पॉइंट में बताया इन्होंने रिएक्ट वेरी रैपिडली विद द अदर सब्सटेंस लाइक मेटल कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। मतलब क्या बताया इसने कि जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं, बहुत जल्दी से रिएक्ट करते हैं अदर सब्सटेंस के साथ, जैसे मेटल्स। आपको देखिए थर्ड चैप्टर जब हम पढ़ेंगे आपको पता लगेगा कि एसिड मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ऐसे जो इनके साथ रिएक्ट करते हैं ना, वो जो एसिड होते हैं उनका एसिड का जो नेचर होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो अदर मेटल के साथ, अदर सब्सटेंस लाइक मेटल कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ मिलके रिएक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, थर्ड पॉइंट भी आपको मैंने बताया। फोर्थ पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या बताया कि ठीक है, दीज हैव हाई इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। क्या बताया कि बेटा जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है उनके अंदर। ठीक है, मतलब वो बहुत अच्छी तरह एक कंडक्टर की तरह वर्क करते हैं, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी बड़ी आसानी से पास हो सकती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड में बहुत अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है और उसमें नहीं होती है? वो डिपेंड करता है उनके आयंस के ऊपर। क्योंकि आपको पता है कि जितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जब उसको किसी सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, मतलब एक्वा सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आयंस उत्पन्न कर देता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में आयंस उत्पन्न का मतलब हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने 4 पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करी है स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। चलिए, बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। रियली स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? चलिए, इसके डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग अगर हम समझे तो बिल्कुल वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह होती है। जैसे क्या बोला, जैसे आपने बोला कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन आप किसी भी एक्वा सॉल्यूशन के अंदर कराएं तो क्या होता है, इसके जो आयंस होते हैं, इसके स्ट्रॉन्ग बेस के जो आयंस होते हैं वो भी कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर OH- अलग हो गया और यहाँ पर सोडियम अलग हो गया यहाँ पर एक्वा सॉल्यूशन के अंदर। तो ठीक इसी प्रकार स्ट्रॉन्ग बेस
ऐसे बेस को कहा जाता है जो किसी भी एक्वा सॉल्यूशन के अंदर उसके जो आयंस होते हैं वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाए 100%, ठीक है, 100% यहाँ पर डिसोसिएट हो जाए। तो उस सिचुएशन में जो बेस होने वाला है आपका स्ट्रॉन्ग होने वाला है, ठीक है दोस्तों। सो यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग बेस की मैंने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझाया विद न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है। सो बात कर लेते हैं हम वीक एसिड और वीक बेस के बारे में। वीक एसिड और वीक बेस होते क्या हैं? सो वीक बेस के बारे में, अगर वीक एसिड के बारे में जाने तो वही डिसोसिएशन से रिलेटेड होता है। क्या होता है कि यदि आप किसी भी, जैसे कोई भी एसिड जो होता है, अगर वो पूरी तरह डिसोसिएशन ना हो पाए उसका किसी भी एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, उनके जो आयंस होते हैं वो पूरी तरह डिसोसिएट ना हो पाए या पार्शली डिसोसिएट हो, तो उस सिचुएशन में हम कहेंगे कि वो जो एसिड है वो वीक एसिड है या वीक बेस है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं, वही ठीक जो फर्स्ट में थे ठीक उल्टा है उसके, ठीक है। जैसे वीक एसिड जो होते हैं वो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं हो पाते हैं वाटर के अंदर, यस, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। वो इट प्रोड्यूस अ लो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस, इसमें जो आयंस की उत्पत्ति होती है काफ़ी कम मात्रा में होती है। इसका रिएक्शन क्या होता है वीक एसिड का, काफ़ी लो होता है, मतलब रिएक्शन कम होता है लेकिन कम होता है, ठीक है। और थोड़ा लो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है उनकी बिकॉज ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है दोस्तों। सो यहाँ पर मैंने स्ट्रॉन्ग वो वीक एसिड के एग्जांपल बताए। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक अदर ऑर्गेनिक एसिड है, और जैसे ये सारे वीक एसिड में काउंट किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए अदर ऑर्गेनिक एसिड जैसे आपके डे टू डे लाइफ में जैसे नींबू के अंदर होता है, दही के अंदर होता है, ये सारे एसिड प्रेजेंट होते हैं, इसको ऑर्गेनिक एसिड्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जैसे मैंने वीक बेस के एग्जांपल यहाँ पर दिए, अमोनिया यहाँ पर देखिए वीक बेस का एग्जांपल है आपका, क्योंकि इसके जो आयंस होते हैं वो कम्प्लीटली डिसोल्व नहीं हो पाते हैं, डिसोसिएशन नहीं हो पाता है उनका किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है दोस्तों। सो यहाँ पर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड और वीक बेस के बारे में डिस्कशन करा दोस्तों। चलिए अब बात कर लेते हैं हम पीएच स्केल की। पीएच स्केल रियली होता क्या है? यदि हम पीएच स्केल का फुल फॉर्म पढ़ें तो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। सो ये पीएच स्केल का वर्क क्या होता है? सो ये पीएच स्केल का वर्क किसी भी एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को मेज़र करने के लिए किया जाता है। कैसे? मैं बताता हूँ। पीएच स्केल जो होता है उसमें टोटल 1 से 14 नंबर तक काउंटिंग होती है। जैसे 0 से आपकी 14 नंबर तक काउंटिंग होती है। यहाँ पर जो 7 नंबर पे जो होता है, इस 7 नंबर पे जो होता है आपका, वो आपका न्यूट्रल होता है। यानी इस सिचुएशन में जो 7 नंबर पे कोई भी मटेरियल एग्जिस्ट करता होगा वो न्यूट्रल होता है, ना तो वो एसिडिक होता है ना ही वो बेसिक होता है, ठीक है। यदि 7 से राइट साइड जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर बेसिक नेचर हाई होता रहेगा। तो क्या होगा, यहाँ पर बेसिक नेचर इंक्रीज़ होता रहेगा। जैसे 8 पे जाएंगे तो बेसिक नेचर होगा, लेकिन अगर आप 9 पे जाएंगे थोड़ा बेसिक नेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, वो 8 वाले से ज़्यादा बेसिक होगा। अगर आप 10 पे जाएंगे वो 9 वाले से ज़्यादा बेसिक होगा, ठीक है। अगर आप 14 पे जाएंगे तो इस सिचुएशन पे ये जो बेस है आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। यहाँ पर जो बेस है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर ऐसे ही आप 7 से लेफ़्ट साइड बढ़े तो यहाँ पर एसिडिक नेचर जो होता है इंक्रीज़ होता है। जैसे अगर आप यहाँ पर 5 पे जाएंगे तो एसिडिक होगा, अगर आप 4 पे जाएंगे मोर एसिडिक होगा, 3 पे जाएंगे और मोर एसिडिक होगा। ऐसे जैसे यहाँ पर बेसिकली ये जो स्केल होता है ये स्ट्रेंथ को मेज़र करने के लिए होता है एसिड और बेस की, ठीक है दोस्तों। सो ये मैंने पीएच स्केल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, ये मैंने आपको बताई, ठीक है दोस्तों। सो यहाँ पर बताया गया है कि जो वाटर होता है उसका पीएच 7 के बराबर हो सकता है, ठीक है दोस्तों। वो न्यूट्रल होता है, ना तो उसकी जो होती है ना तो वो एसिडिक होता है, ना तो वो एसिडिक होता है और ना ही वो बेसिक होता है, ठीक है दोस्तों। सो जो वाटर होता है वो उसका पीएच आपका 7 होता है। और अगर आप एसिड सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करें तो एसिड सॉल्यूशन का पीएच आपका जो होता है वो 7 से छोटा होता है। जैसे आपको बताया था ना कि 7 से जैसे जैसे लेफ़्ट चलता है वैसे वैसे एसिडिक नेचर बढ़ता है। तो एसिडिक सॉल्यूशन का जो होगा वो 7 से आपका कम ही होगा, पीएच 7 से
कम ही होगा, और जो बेसिक सॉल्यूशन का जो नेचर होता है वो हमेशा 7 से ज़्यादा होगा दोस्तों। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पीएच स्केल के बारे में बताया, और अब हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ। हमारी एवरीडे लाइफ में पीएच का क्या रोल होता है, या क्या वो रोल होता है या इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है, क्या भूमिका होती है, कहाँ कहना चाहें तो क्या भूमिका होती है। इसकी बहुत ज़्यादा भूमिका होती है हर जगह। देखिए कैसे हमारे जो ये पीएच होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी काफ़ी अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि आपको पता है हमारा जो स्टमक जो होता है, आमाशय जो होता है, उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो खाने को डाइजेस्ट कराने में हमारी मदद करता है। क्यों? जो बाहरी वातावरण से जो हमारे शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया खाने के साथ चले जाते हैं उनको मारने का काम करता है, तथा खाने को सरल फॉर्म में तोड़ने के लिए आपको ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग होता है हमारे स्टमक के अंदर। लेकिन जैसे जैसे खाना अपच हो जाता है या हम खाना ज़्यादा खा लेते हैं तो खाना इंडाइजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से आपका स्टमक जो होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में एसिड को प्रोड्यूस कर देता है, और वो जो ज़्यादा एसिड होता है वो आपके दर्द का कारण बनता है। ठीक है, तो इस दर्द को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि जो आपके पेट में जो एसिडिटी बनी है उसको ख़त्म करने के लिए आपको बेस का यूज़ करना पड़ेगा, एंटी एसिड्स का यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है, आपने पहले इसमें चैप्टर में पढ़ा था कि एसिड बेस के इफ़ेक्ट को ख़त्म करता है और बेस एसिड के इफ़ेक्ट को ख़त्म करता है। तो एंटी एसिड्स लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, देखिए कुछ एंटी एसिड्स के एग्जांपल लिए हैं मैंने। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग एज ए एंटी एसिड किया जाता है एसिडिटी को न्यूट्रल करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए। कुछ अदर सब्सटेंस भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है हमारे पेट की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, न्यूट्रलाइज कह सकते हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो हम ये जो पीएच है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे भूमिका निभाता है, ये तो मैंने आपको बता दिया है। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात कर लें कि हमारे ये जो पीएच होता है, क्या हमारे जो पीएच में हमारे माउथ का पीएच चेंज होने पर क्या कुछ फ़र्क पड़ता है, तो बता देता हूँ मैं, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, कैसे? जब आप रात को खाना खा के सोने जाते हैं तो देखा होगा आपने, बहुत सारे लोग कोलगेट करके सोते हैं, ब्रश करके सोते हैं। ऐसा क्यों? रीज़न ये होता है दोस्तों कि जब हम रात का डिनर करते हैं या सुबह कभी भी कुछ खाना खाते हैं तो खाने के कुछ पार्टिकल जो होते हैं वो हमारे माउथ के अंदर ही रह जाते हैं, मुंह में रह जाते हैं, दांतों में फंस जाते हैं। अब क्या होता है, जब आपका मुंह बंद रहता है, काफ़ी जैसे टाइम बढ़ता रहता है वैसे वैसे वो जो खाना होता है वो सड़ता है और उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट हो जाते हैं। फिर बैक्टीरिया वो दांतों को क्षति पहुंचाने लगते हैं। तो ये जो हमारा माउथ बेसिकली एसिडिक हो जाता है, और जब माउथ हमारा एसिडिक हो जाएगा तो वो हमारे दांतों को गलाने लगता है। जैसे कहा जाए कि किस सिचुएशन में आपका जो माउथ होता है वो एसिडिक हो जाता है और दांत को क्षति पहुंचने का डर रहता है, तो कहा जाए यदि हमारे मुंह का पीएच अगर 5.5 से कम हो जाए तो हमारे टूथ जो होते हैं वो डिके हो सकते हैं, यानी ख़राब हो सकते हैं, गल सकते हैं या टूट के गिर सकते हैं कमजोरी के कारण। तो कहा जाता है इसलिए जब भी आप खाना खाते हैं, जब भी आप सोते हैं, जब भी आप सुबह उठते हैं तो टूथपेस्ट का यूज़ कीजिए। टूथपेस्ट जो होता है आपको बचाता है कीड़े लगने से या बैक्टीरिया को दांत खाने से बचाता है आपके। ठीक है, तो हमें हर रोज़ कोलगेट करना चाहिए, जिससे कि हमारा मुंह न्यूट्रलाइज रहे और इसमें एसिडिक नेचर ना बन पाए। ठीक है दोस्तों, थर्ड पॉइंट में अगर हम बात करें पीएच का क्या रोल होता है हमारे प्लांट वगैरह ग्रोथ करने के लिए या सोइल के अंदर, क्योंकि आपको पता होगा, अगर आप पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि जो प्लांट होते हैं, बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं उनको एक स्पेसिफिक पीएच की
ज़रूरत पड़ती है, स्पेसिफिक पीएच रेंज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे अब जब कभी कभार जब सोइल होती है, मिट्टी बहुत ज़्यादा एसिडिक या बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाती है, यानी एसिड की मात्रा में मिट्टी के अंदर एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, ये बेस की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जब ऐसा होता है ज़्यादा एसिड और ज़्यादा बेस के कारण जो प्लांट होता है वो बहुत गंदे तरीके से ग्रो करता है, मतलब अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाता है, कमज़ोर रहता है। ठीक है, और वो या तो वो ग्रो ही नहीं करेगा। तो अब उसको, क्योंकि आपके जो सोइल होता है उसकी एसिडिक नेचर को ख़त्म करने के लिए हम या एडजस्ट करने के लिए काफ़ी सारे केमिकल्स का यूज़ करते हैं। जैसे केमिकल्स अगर आप यूज़ करें, देखिए जैसे आपका मटेरियल जैसे क्विक लाइम, जैसे अगर ज़्यादा एसिडिक हो जाती है जब आपकी सोइल, तो क्विक लाइम या सिलेक्ट लाइम का यूज़ किया जाता है, मिट्टी के अंदर मिलाया जाता है, जिससे कि वो एसिडिक आपका थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाए या थोड़ा सा कम एसिडिक नेचर हो जाए उसका, जिससे प्लांट अच्छी तरह ग्रोथ कर सके। और अदर हैंड क्या मतलब यहाँ क्या बताया, यदि जो मिट्टी होती है ज़्यादा एल्कलाइन हो जाती है उसकी, ठीक है, तो उस सिचुएशन में उसकी एल्कलाइननेस को ख़त्म करने के लिए, है ना, तो उसमें हम ऑर्गेनिक मैटर यूज़ किया जाता है, जैसे खाद वगैरह का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि वो जो प्लांट है अच्छी तरह ग्रोथ कर सके। ठीक है दोस्तों, ये जो देखिए ये यूरिया वगैरह होता है, ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं कुछ, ठीक है, और यहाँ पर पीएच इसका देखिए इस तरीके से मेज़र किया जाता है। चलिए अब जो अगला पोर्शन है हमारा वो है सॉल्ट के ऊपर दोस्तों। और ये जो सॉल्ट वाला जो पोर्शन है उसको हम थर्ड वीडियो में कम्प्लीटली कर देंगे, इसे थर्ड पार्ट में कम्प्लीटली सॉल्व कर देंगे इसे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल।